नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अवनीश मिश्रा। द पावर ऑफ कैंगन वाटर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में ये कैंगन वाटर डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि हम पानी के बारे में क्या समझते हैं, हमें पानी के बारे में क्या समझना चाहिए, हमारा शरीर में पानी का क्या रोल है और पानी से कैसे कितनी बीमारियां खत्म हो सकती हैं, पानी से कितनी बीमारियां कैसे हमारे शरीर में आती हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक, आपको बहुत सारी अच्छी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है जो कि आपके लिए लाइफ चेंजिंग साबित हो सकती है। हमारा जो शरीर है लगभग 70 से 80% पानी से बना हुआ है। इवन जो हमारी हड्डियां हैं, बोन्स हैं, जो इतनी डेंस दिखती हैं, इसके अंदर भी लगभग 22% पानी होता है, 22%। कैन यू इमेजिन? और हमारा पूरा शरीर 70 to 80% पानी से लगभग बना हुआ रहता है। अभी आज से जो 25-30 साल पहले जो बीमारियां होती थी ज्यादातर वो वायरस और बैक्टीरिया रिलेटेड होती थी। अभी आजकल भी ये कोरोना वायरस चल रहा है काफी, तो ये भी, इसकी भी कोई वैक्सीनेशन आ जाएगी। बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज काम कर रही हैं, इसकी वैक्सीनेशन आएगी। ये कोई बीमारी नहीं है, ये वायरस एक है जिसके लिए वैक्सीनेशन कंपनी बना रही है। लेकिन अगर जो पहले हैजा वगैरह ये सारी बीमारियां 20-25 साल पहले होती थी, आजकल वो बीमारियां नहीं होती हैं क्योंकि उनके वैक्सीनेशन आ गए हैं। बच्चा पैदा होता है, 8-10 वैक्सीनेशन लगते हैं और वो बीमारियां अब नहीं होती हैं। लेकिन आजकल जिन बीमारियों का चलन चल रहा है, WHO के अकॉर्डिंग, आप गूगल करिएगा, इसको डीजनरेटिव डिसीज बोला जाता है। डीजनरेटिव डिसीज का मतलब होता है डीजनरेशन ऑफ योर सेल्स। ये कोई बीमारियां नहीं होती, बेसिकली ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं। इनको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स बोला जाता है। मतलब पिछले 10-15 सालों में आपने कैसा खाया और कैसा पिया, आपने किस टाइप की चीजें अपने शरीर के अंदर डाली, उसके हिसाब से जो आपके ऑर्गन्स हैं, किन किन ऑर्गन्स ने अपना काम करना धीरे धीरे कम कर दिया या बंद कर दिया, उसकी वजह से हमारे शरीर में ये बीमारियां आती हैं। जिसके अंदर वो सारी 128 प्लस बीमारियां हैं जो आज हम सुनते आ रहे हैं। बीपी, आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, एसिड रिफ्लक्स, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, ये जितनी भी बीमारियां हैं ये सब क्रोनिक इलनेस होती हैं। मैं समझाता हूं, जिस तरीके से हमारे एक मेंटल प्रेशर होता है, मेंटल स्ट्रेस होता है, फिजिकल स्ट्रेस होता है, वैसे ही हमारे शरीर के अंदर 3 स्ट्रेस और काम कर रहे होते हैं 24 घंटे। और उन तीनों स्ट्रेस में से कोई भी स्ट्रेस जब 80% ऊपर निकल जाता है, तब ये बीमारियां हमारे शरीर में आती हैं। मतलब हम इन बीमारियों के सिम्टम हमारे शरीर में दिखाई देते हैं। जिसके अंदर पहला स्ट्रेस होता है ऑक्सीडेशन का स्ट्रेस, दूसरा होता है एसिडिक स्ट्रेस, तीसरा होता है डिहाइड्रेशन का स्ट्रेस। ये तीनों स्ट्रेस में से कोई भी स्ट्रेस अगर 80% ऊपर हमारे शरीर में निकल जाता है तो हमें किसी बीमारी के सिम्टम नजर आते हैं। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें हमेशा इसके ऑपोजिट मेडिकेशन देता है। ऑपोजिट मतलब अगर ऑक्सीडेशन का स्ट्रेस शरीर में ज्यादा है तो डॉक्टर एंटीऑक्सीडेंट्स लेने को बोलेंगे। एंटीऑक्सीडेंट जैसे जितने भी विटामिन सी हो गए, सिट्रस फ्रूट हो गया, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गई, ग्रीन टी वगैरह हो गई, ये सब क्या एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो अगर हमारे शरीर में ऑक्सीडेशन का स्ट्रेस ज्यादा होता है तो डॉक्टर्स बोलते हैं आप एंटीऑक्सीडेंट्स लीजिए। अगर एसिडिक स्ट्रेस शरीर में ज्यादा होता है तो अल्कलिनिटी मेंटेन करने को बोला जाता है। और अगर डिहाइड्रेशन का स्ट्रेस होता है, मतलब शरीर में पानी की कमतरता होती है, तो पानी ज्यादा पीने को बोला जाता है, रिहाइड्रेट करने को बोला जाता है। तो भी लिविंग या नॉन लिविंग थिंग अगर सनलाइट के या ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आती है तो वो ऑक्सीडाइज होती है। फॉर एग्जांपल, लोहे के ऊपर जो जंग लगता है वो एक ऑक्सीडेशन है। जो हम एप्पल को कट करके रखते हैं, ऊपर से वो ब्राउन हो जाता है थोड़ी देर में, वो एक ऑक्सीडेशन है। वही सेम ऑक्सीडेशन जो हमारे शरीर में हो रहा होता है उसको हम एजिंग बोलते हैं। जो हम एजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, ये ऑक्सीडेशन की वजह से हम एजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। अब असल में होता क्या है हमारे शरीर में, एक्चुअली क्या होता है, हमारा जो सेल्स होती हैं वो पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड से इस तरीके से टाइट इंटैक्ट जुड़ी हुई रहती हैं। लेकिन हमारे शरीर में, क्योंकि हम हमेशा सनलाइट के कांटेक्ट में रहते हैं, तो हमारे शरीर में एक फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? ये सुपर चार्ज पॉजिटिव आयन होता है जो कोशिश करता है कि हमारी सेल्स को ब्रेक करके
वहाँ से एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन चुरा ले, तो वो उनको ब्रेक कर देता है। मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रॉन चुराने के चक्कर में जो फ्री रेडिकल्स है वो हमारी सेल्स को ब्रेक कर देता है, और हमारी सेल, और वो खुद इतना अनस्टेबल होता है कि ब्रेक करने के बाद भी वो उसके साथ बॉन्ड नहीं क्रिएट कर पाता, क्योंकि बहुत ही अनस्टेबल होता है। तो फ्री रेडिकल्स, हमारा जो चेन ऑफ फ्री रेडिकल्स है वो स्टार्ट हो जाता है। जो हमारी सेल्स टूट गई हैं वो भी एक फ्री रेडिकल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, और जितना ज़्यादा फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर में बढ़ते जाते हैं, हम एजिंग की तरफ बढ़ते जाते हैं, हम बुढ़ापे की तरफ बढ़ते जाते हैं। अब इसको स्लो डाउन करने के लिए डॉक्टर्स क्या बोलते हैं, आप एंटीऑक्सीडेंट्स लो। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, जैसे विटामिन सी हो गया जितना भी, या ग्रीन टी, सिट्रस फ्रूट के जूस, ग्रीन वेजिटेबल, सब एंटीऑक्सीडेंट रिच होते हैं। आजकल ग्रीन टी काफ़ी चलन में है। तो डॉक्टर्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो यूनिवर्सली नेगेटिव आयन के डोनर होते हैं। तो जैसे ही हम उसको कंज्यूम करते हैं वो डायरेक्टली फ्री रेडिकल्स को मिल जाता है, फ्री रेडिकल्स के साथ बॉन्ड बना के यूरिनेशन से बाहर हो जाते हैं। तो जितने ज़्यादा हमारी लाइफस्टाइल में, हमारे खाने पीने में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, इसका मतलब होता है हम एजिंग, अपना जो प्रोसेस है उसको स्लो डाउन कर रहे होते हैं, क्योंकि हम एंटीऑक्सीडेंट्स ले रहे हैं और फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। अभी जैसे हम दूरी को किलोमीटर में नापते हैं, वैसे ही जो एंटीऑक्सीडेंट्स है उसको मेजर करने की एक यूनिट होती है जिसको ORP बोला जाता है। ORP मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। ये एक स्केल होता है, 0 से प्लस और 0 से माइनस साइड में होता है। जितना ज्यादा प्लस होगा इसका मतलब होगा वो ऑक्सीडाइज्ड है, या वो पानी या वो लिक्विड जो भी है वो ऑक्सीडाइज्ड है, हम अपने शरीर में उसको डाल रहे हैं, तो हम एजिंग को और प्रमोट कर रहे हैं। और जितना ज्यादा माइनस हम कंज्यूम करते हैं, जितना ज्यादा माइनस लेते हैं, इसका मतलब है उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो अभी मैं आपको ये डेमोन्स्ट्रेशन में दिखाने वाला हूँ कि डिफरेंट की किसकी क्या ORP वैल्यू आती है। तो नॉर्मल टैप वाटर है, ये मैंने इसमें टैप वाटर लिया है। नॉर्मल जो RO का पानी है वो है मैंने, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होती है, पानी की तरह दिखती है। कोई भी कोल्ड ड्रिंक आप ले सकते हैं, इसकी वैल्यू सेम ही आएगी। ये मैंने इसमें स्प्राइट लिया है। वाटर, ये मैंने इसमें कैंगन वाटर लिया है। ORP मीटर बोलते हैं हम। इस मीटर को मैं इन सब में डालूंगा, जिसकी जो वैल्यू आएगी उससे हमको पता चलता है कि वो चीज कितनी ऑक्सीडाइज है। से स्टार्ट करता हूं। इसमें आप देखिए, ये पॉजिटिव साइड में ही आ रहा है, 600 समथिंग इसकी वैल्यू आ रही है। यही हमने इस पानी को शुद्ध कर लिया RO से। इसके अंदर हम इसकी वैल्यू चेक करेंगे। तो ये भी अप्रोक्सीमेटली 605-600 करीबन इसकी वैल्यू आ रही है। यही 600 समथिंग वैल्यू है। इसी को ही हम अगर कोल्ड ड्रिंक में देखते हैं तो ये आप देखेंगे ये एब्रप्टली इंक्रीज हो गया, अचानक से ये वैल्यू काफी इंक्रीज हो गई है। ये 700 प्लस चला गया, 750 समथिंग इसकी वैल्यू करीबन आ गई है। इसका मतलब है ये पानी, ये कोल्ड ड्रिंक इतनी ज्यादा ऑक्सीडाइज है, इसका ORP वैल्यू इतना ज्यादा प्लस में है। असल में होता क्या है, जो बच्चे लोग बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक कंज्यूम करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि वो अपने शरीर में ऑक्सीडेशन को प्रमोट कर रहे हैं। वो बहुत तेजी से बुढ़ापे की तरफ बढ़ेंगे, बहुत तेजी से ऑक्सीडाइज करेंगे अपने शरीर को। जो मेच्योरिटी वाले लक्षण है उनके शरीर में जल्दी आते हैं, बाल सफेद होना, झुर्रियां पड़ना और बहुत सारी चीजें। तो इसका ये बहुत सारे नुकसान होते हैं, क्योंकि हम इसको इतनी तेजी से हम अपने शरीर में मतलब फ्री रेडिकल्स को बढ़ा रहे हैं, उसको बहुत तेजी से हम ऑक्सीडेशन को प्रमोट कर रहे हैं, एजिंग को हम बढ़ावा दे रहे हैं। तो यही हम कैंजन वाटर में इसकी वैल्यू देखेंगे। तो यहां आप देखेंगे इसकी वैल्यू लगभग -800 के भी ऊपर चला गया, -800 के आसपास इसकी वैल्यू आ रही है। -800 के आसपास इसकी वैल्यू है। इसका मतलब ये है, अगर मैं 1 कप ग्रीन टी की बात करूं, जो हम 1 कप ग्रीन टी पीते हैं एंटीऑक्सीडेंट के लिए, 1 कप ग्रीन टी के अंदर -80 वैल्यू होता है ORP का। वही सिट्रस फ्रूट्स का हम कोई भी जूस पीते हैं, नींबू या संतरे का, उसके अंदर -50 वैल्यू होता है ORP का, एंटीऑक्सीडेंट का।
तो मतलब अगर आपने ये 1 गिलास कैंगन वाटर पिया तो आपको लगभग 10 कप ऑफ ग्रीन टी के अंदर जितने एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे उतना आपको इस 1 गिलास कैंगन वाटर में मिल जाएगा, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है। हम दिन भर पानी पीते रहते हैं। दोनों नॉर्मल पानी लिए हुए हैं मैंने। इसके अंदर ये मेरे पास एक बीटाडीन है। बीटाडीन जो होता है वो एक ऑक्सीडेटिव मतलब हम लगाते हैं, हमारे कट जाता है, छिल जाता है तो हम इसको वहाँ लगाते हैं ताकि वो जल्दी हील कर जाए। तो ये मैं बीटाडीन लिया है मैंने। मैं एक एक्सपेरिमेंट में दिखाता हूँ आपको कि ये मैंने थोड़ी सी बीटाडीन मैंने इसमें डाली। ये थोड़ा सा बीटाडीन मैंने इसमें डाला। मैं दोनों ही पानी को ऑक्सीडाइज कर रहा हूँ। बेसिकली दोनों ही पानी में ऑक्सीडाइज कर रहा हूँ। दोनों में मैंने बीटाडीन डाला है तो आप देखेंगे लगभग दोनों का कलर काफी येलो हो गया है। येलो का मतलब है दोनों ही ऑक्सीडाइज हो गए हैं। इनको मैंने ऑक्सीडाइज कर दिया है। अब जब ऑक्सीडेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो डॉक्टर्स हमको क्या देते हैं, अगर आपने देखा होगा ज्यादातर हम लोग बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले हमको क्या देता है, एक ये लिमसी की गोली, ये विटामिन सी की गोली होती है। ये विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और ये हमको दी जाती है, काफ़ी पॉपुलर है। तो ये मैं एक एक्सपेरिमेंट में दिखाता हूँ कि हमने ये एक नॉर्मल एक लिमसी की गोली ली है विटामिन सी की। इसको मैं इस पानी में मिलाता हूँ। तो ये आप देखेंगे इसका कलर वाइट हो गया, मतलब ये नॉर्मल हो गया। इसका ऑक्सीडेशन था वो खत्म हो गया। तो इसका मतलब है कि लिमसी के अंदर 100% एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं कि जिसने ऑक्सीडेशन को कम कर दिया। वही मैं इसके अंदर अभी जो दूसरा पानी है जिसको मैंने ऑक्सीडाइज किया था बीटाडीन से, इसके अंदर मैं कैंगन वाटर डालता हूं तो देखते हैं क्या होता है। ये भी बिल्कुल इसका कलर नॉर्मल हो गया और इसका मतलब है इसके अंदर भी एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। इसने भी उसके ऑक्सीडेशन को बिल्कुल खत्म कर दिया है। तो असल में हुआ क्या, जो कैंगन वाटर है इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और वो जब हमारे शरीर में जाता है तो ऑक्सीडेशन को कम कर देता है। बट इसके अंदर आप देखेंगे कि जो जितना लिमसी की दवाई थी, जितना काम आ गई उतनी तो आ गई, लेकिन बाकी नीचे ही पड़ी रह गई। इसको बोलते हैं एसिडिक रेसिड्यू साइंस की भाषा में। उसका मतलब होता है, असल में क्या होता है, हम जब दवाई कोई भी लेते हैं केमिकल फॉर्म में विटामिन सी लेते हैं तो हमारे शरीर में जाता है, जितना हमारे शरीर को चाहिए उतना तो वो यूज आ जाता है, लेकिन ये बाकी जो वेस्ट है ये हमारे वहां रह जाता है। और ये वेस्ट जो है, इस एक्सेस वेस्ट को निकालने के लिए हमारे किडनी के ऊपर बहुत ज्यादा जोर पड़ता है। तो हमारे को किडनी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, किडनी के ऊपर एक एक्स्ट्रा स्ट्रेस, एक एक्स्ट्रा लोड डाल दिया जाता है, तो वो इसको एसिडिक रेसिड्यू बोला जाता है। तो ये इस एक्सपेरिमेंट में मैंने आपको दिखाया कि जो कैंगन वाटर है इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो हेनरिच वॉबर्ग है, इनको 1931 में नोबेल प्राइज मिला था। इन्होंने एक चीज बताई थी, नो डिसीज कैन सर्वाइव इन एन अल्कलाइन एनवायरनमेंट, इवन कैंसर। जी हाँ, इवन कैंसर, इवन जो कैंसर भी होता है वो भी अल्कलाइन एनवायरनमेंट में सर्वाइव नहीं कर सकता। इसलिए अल्कलिनिटी मेंटेन करना हमारे शरीर के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब होता क्या है असल में, जनरली मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो जो हमारा ब्लड का पीएच होता है वो हमेशा अल्कलाइन होता है। एक ये पीएच स्केल है, 1 to लेके 14 ये पीएच स्केल होती है। 7 के ऊपर कोई भी वैल्यू होती है उसको अल्कलाइन बोला जाता है, 7 के नीचे कोई भी वैल्यू होती है उसको एसिडिक बोला जाता है। हमारा जो ब्लड का पीएच है वो हमेशा 7.35 से 7.45 के बीच में रहता है। अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, बोल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, आप लोग भी बैठे हैं, देख रहे हैं, चल फिर रहे हैं, बात कर पा रहे हैं, इसका मतलब 100% आपके ब्लड का पीएच अभी 7.35 से 45 के बीच में होगा। अगर ये 0.01 भी ड्रॉप हो जाता है तो हम इमीडिएटली हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं और डॉक्टर सबसे पहले हमारा ब्लड टेस्ट चेक करते हैं और वो अपनी उसमें प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो इसलिए जो
हमारे ब्लड का पीएच है वो एल्कलाइन हमेशा मेंटेन करना सबसे हाई प्रायोरिटी टास्क होता है। किसके लिए? हमारे किडनी, लीवर, लंग्स के लिए। हमारे किडनी, लीवर, लंग्स जो होते हैं उनका खुद के तो कुछ काम होते हैं, लेकिन उनका हाई प्रायोरिटी टास्क होता है कि जो हमारा ब्लड का पीएच है वो हमेशा 7.35 से 4.5 के बीच में रहना चाहिए। अब वो कैसे मेंटेन करते हैं? वो डिपेंड करता है हमारी लाइफस्टाइल पे, हम कैसा खा रहे हैं और कैसा पी रहे हैं, उसके हिसाब से हमारी बॉडी के 4 एसेंशियल मिनरल्स होते हैं। 4 एसेंशियल मिनरल कौन से? कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। ये 4 एल्कलाइन एसेंशियल मिनरल्स होते हैं जो हमारी बॉडी जो भी कुछ खाने या पीने से हमको मिलता है तो वो उसको बफर सिस्टम में स्टोर करती रहती है। अब होता क्या है, हम हर बार तो एक जैसा खाना नहीं खा रहे होते, हर बार तो अल्कलाइन ही नहीं खा रहे होते। तो कई बार अगर हमने कोई एसिडिक इनपुट हमारे शरीर में दिया तो हमारे ब्लड का जो पीएच है वो ड्रॉप हो जाता है। ब्लड का पीएच जैसे ही ड्रॉप होता है हमारे किडनी, लीवर, लंग्स एक्टिवेट होते हैं, वो बफर सिस्टम में जाते हैं, वहां से मिनरल्स को फेच करते हैं और हमारे ब्लड में छोड़ना स्टार्ट करते हैं ताकि ब्लड का पीएच वापस ऊपर आ जाए। अब यही काम वो हमेशा 24 घंटे करते रहते हैं खुद के काम के अलावा। इसी को एसिडिक स्ट्रेस बोला गया है। ये आप सबकी अलग अलग लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है। जो लोग जैसा खा रहे हैं, जैसा पी रहे हैं, उसके हिसाब से उनके इंटरनल जो किडनी, लीवर, लंग्स ऑर्गन्स है उनके ऊपर कितना एसिडिक स्ट्रेस होगा, ये सबका अलग अलग हो सकता है। अब कई बार क्या होता है, कुछ लोगों की लाइफस्टाइल इतनी ज्यादा पुअर होती है, वो इतना बहुत ही बहुत ही ज्यादा एसिडिक और यही हमेशा खा रहे होते हैं, अल्कोहल कंज्यूम कर रहे होते हैं, प्रोसेस्ड फूड काफी ज्यादा खा रहे होते हैं, तो उनका जो शरीर होता है उनको खाने से बहुत कम मिनरल्स मिल रहे होते हैं, कैल्शियम, सोडियम वगैरह बहुत ही कम मिल रहा होता है। लेकिन ऐसे सिचुएशन में भी हमारे जो किडनी, लीवर, लंग्स है, इनका तो काम है कि ब्लड की पीएच को मेंटेन करना है। तो ये क्या करते हैं, हमारे हड्डियों और दांतों में जाते हैं, क्योंकि हमारे हड्डियों और दांतों में सबसे ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है। वहां से ये लोग क्या कैल्शियम को फैच करते हैं और ब्लड में छोड़ना स्टार्ट करते हैं ताकि ब्लड का पीएच ऊपर आ जाए। वहीं से शुरू होती है अर्थराइटिस की प्रॉब्लम, ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम, घुटने दर्द, जोड़े दर्द, हड्डियों में बोन डेंसिटी कम होना, इन सब की प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब शरीर के अंदर एसिडिक स्ट्रेस इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि हमारी ब्लड के पीएच को मेंटेन करने के लिए वो हड्डियों और दांतों में से कैल्शियम फैच कर रहे होते हैं। आरओ है, आरओ का वाटर है। मैंने अभी इसके पहले वाले एक्सपेरिमेंट में आपको दिखाया था, उसके बाद मैं इन दोनों ग्लास को खाली करके लाया हूँ, फेंका है, फिर उसके बाद अभी वापस डाल रहा हूँ। ये हमारा टैप वाटर है, ये आरओ वाटर है, ये मैंने कोल्ड ड्रिंक डाली थी, ये कैंजन वाटर है। अभी ये मेरे पास क्या है, जो हम स्कूल में केमिस्ट्री का लिटमस पेपर से टेस्ट करते थे किसी को अल्कलाइन चेक करने के लिए या एसिडिक चेक करने के लिए, तो ये उसी का यूनिवर्सल इंडिकेटर सोल्यूशन है। इसको पीएच इंडिकेटर सोल्यूशन बोलते हैं। अभी मैं इनमें सब में ड्रॉप्स डालूंगा, जिसका जो कलर आएगा उससे हमें पता चलता है कि ये कौन से पीएच का पानी है। तो मैं ये नॉर्मल हमारा टैप वाटर है उससे स्टार्ट करता हूं। ये आरओ, कोल्ड ड्रिंक और ये कैंगन वाटर। ये देखेंगे आप, ये आरओ जो नॉर्मल टैप वाटर है, टैप वाटर का जो पीएच है वो स्लाइटली 7 और 6 के बीच में कहीं आ रहा है, बट स्लाइटली एसिडिक है। यही हमने इसको और ज्यादा आरओ से शुद्ध कर लिया तो आप देखेंगे थोड़ा और येलोइश की तरफ आ गया, लगभग 6 और 5 के बीच में कहीं इसका पीएच आ रहा है। वही आप जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, जो बच्चे लोग कोल्ड ड्रिंक को बड़े चाव से पीते हैं, या कोई पार्टी है, कुछ भी है, कोल्ड ड्रिंक, ये देखिए आप इसका पीएच क्या है, 2.5 पीएच का स्ट्रॉन्ग एसिडिक है। ये बहुत ज्यादा एसिडिक है। ये हमारे किडनी, लीवर, लंग्स के ऊपर बहुत ज्यादा लोड डालता है। अगर एक गिलास हम कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं तो सोचिए हमारे किडनी, लीवर, लंग्स के ऊपर कितना ज्यादा लोड पड़ता है वापस उसको मेंटेन करने के लिए, क्योंकि ये 2.5 पीएच का है। यही जो कैंगन वाटर है हम पीते हैं, ये देखेंगे आप स्लाइटली पर्पल आ रहा है, तो 8.5, 9 और 9.5 3 पीएच के पानी आते हैं उसमें पीने के लिए, तो ये स्लाइटली अल्कलाइन होता है। असल में जो पीएच चार्ट है उसमें आप देखेंगे, अगर
7 के ऊपर अल्कलाइन होता है, 7 के नीचे एसिडिक होता है। वैसे ही एक एक नंबर कम होता है वो दिख रहा है 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, लेकिन जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल है वो 10 की पावर में इंक्रीज होता है, लाइक लॉगरिथमिक रहता है। तो 7 से 6 पे आया 1000, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, इस तरीके से इस हमारे शरीर के ऊपर स्ट्रेस बढ़ता है। तो अगर हम ये कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं जो कि 2.5 pH का है, तो आप मान के चलिए आपके शरीर के ऊपर लगभग 2.5 लाख का स्ट्रेस होता है कि 2.5 लाख मिनरल्स आपके किडनी, लीवर, लंग्स को आप ही के शरीर में से निकाल के ब्लड में छोड़ने होते हैं अगर आपने एक ग्लास कोल्ड ड्रिंक पी होती है तो। अभी इन सबको, ग्लासेस को आप अपने शरीर समझिए, आप अपनी बॉडी समझिए कि आपके शरीर के अंदर कितना एसिडिक स्ट्रेस होगा। अगर आप अभी आरओ का पानी पी रहे हैं, जो कि ये तो फिर भी मेरे मतलब ये 120 TDS के समथिंग है। जनरली लोगों को मैंने देखा है वो अपने घरों में जो आरओ लगाया होता है उसको 20 TDS, 30 TDS में पानी पीते हैं, तो ये बिल्कुल येलो हो जाता है, या मतलब इसका TDS, इसका जो pH है वो लगभग 5 की तरफ चला जाता है, 5.5 या 4 की तरफ, नीचे की तरफ चला जाता है। तो यही अगर आप आरओ का पानी पी रहे हैं, अगर एक गिलास आप आरओ का पानी पीते हैं और ये लगभग 5 pH का होता है, तो आपके शरीर के ऊपर लगभग 10,000 का स्ट्रेस होता है अगर एक गिलास आप आरओ का पानी पीते हैं। तो लगभग 10,000 मिनरल्स आप ही के शरीर में से निकाल के ब्लड में ड्रॉप करने होते हैं, किसको? हमारे किडनी, लीवर, लंग्स को। इसी को एसिडिक स्ट्रेस बोला गया है साइंस की भाषा में। अगर हम आज से ही कैंगन वाटर पीना स्टार्ट करते हैं तो आप देखिए कि हमारे शरीर में क्या फर्क पड़ता है। ये मैं नॉर्मल कोल्ड ड्रिंक में डालता हूं, ये आरओ के पानी में, ये नॉर्मल जो टैप वाटर है उसमें, तो ये आप देखेंगे लगभग सबका pH अप आ गया है, सबका pH ऊपर आ गया है। ये 6.5 के करीबन था, ये 7 के ऊपर आ गया है। ये भी 6 के करीबन था, ये भी ऊपर आ गया है, पर्पल हो गया है। लेकिन आप ये कोल्ड ड्रिंक को देखेंगे, इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, ये रेड का रेड ही है। क्यों? मैंने आपको बताया कॉन्सेंट्रेशन लेवल। यहाँ पे 2.5 करोड़ का स्ट्रेस है, 2.5 लाख का स्ट्रेस है हमारे शरीर के ऊपर। तो मुझे कम से कम ऐसी 30 कैंगन वाटर की बोतल डालनी पड़ेगी, तब जाके ये जो एसिडिक स्ट्रेस है हमारी बॉडी न्यूट्रलाइज कर पाएगी। तो सोचिए अगर एक गिलास आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो आपके शरीर के ऊपर कितना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेस होता है, आपके किडनी, लीवर, लंग्स को कितना ज्यादा काम करना पड़ता है आपके ब्लड के pH को मेंटेन करने के लिए। तो ये इस पानी की दूसरी प्रॉपर्टी थी कि ये पानी हाई इन अल्कलाइन होता है। पहली प्रॉपर्टी मैंने डिहाइड्रेशन का स्ट्रेस। डिहाइड्रेशन का स्ट्रेस मतलब हमारे शरीर में पानी की कमतरता, हमारे शरीर में पानी की कमी, इसी को डिहाइड्रेशन का स्ट्रेस बोलते हैं। तो बोला जाता है कि आप ज्यादा रिहाइड्रेट करिए। रिहाइड्रेट का मतलब पानी ज्यादा पीजिए। तो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एक्चुअली क्या होता है। अगर हम मॉलिक्यूलर लेवल पे बात करें, पानी के मॉलिक्यूल की बात करें, तो जो पानी का एक आइडियल मॉलिक्यूल है वो हेक्सागोनल शेप का, इस तरीके का होना चाहिए, H2O इस तरीके का होना चाहिए। लेकिन हमारा जो पानी अभी जो हम पी रहे हैं जनरली, वो पानी लगभग ऐसे ही छोटे छोटे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलके एक मोटा गुच्छेदार पानी होता है, क्लस्टर अनस्ट्रक्चर्ड वाटर होता है। तो अब इससे क्या लेने देना वो मैं आपको समझाता हूं। अब ये डॉक्टर पीटर आग्रे हैं, इनको 2003 में केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज मिला था। इन्होंने एक चीज बताई थी कि जो हमारी बॉडी किस हायरार्की में बनी हुई है। सबसे छोटी चीज होती है सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन्स एंड देन कंप्लीट बॉडी। इस हायरार्की में हमारी बॉडी पूरी बनी होती है। तो जो सबसे छोटी चीज होती है सेल्स, उसके अंदर एक छोटा सा स्पेस होता है। इस स्पेस को एक्वापोरिन्स बोला जाता है। एक्वापोरिन्स इतना छोटा स्पेस होता है कि पानी का जो एक आइडल मॉलिक्यूल है वो ही अंदर पेनिट्रेट कर पाता है। लेकिन हमारा पानी क्या होता है, इस तरीके का मोटा गुच्छेदार पानी होता है। तो ये बाहर ही अटक के रह जाता है और हमारे सेल्स तक पानी नहीं पहुंच पाता। सेल्स तक जब पानी नहीं पहुंच पाता, वहां ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, अंदर टॉक्सिन जम जाते हैं, एनवायरनमेंट काफी एसिडिक होता है और धीरे धीरे जो सेल्स है वो डेड सेल बनती जाती है, वो सेल्स खराब होती जाती हैं।
तो जो एसिडिक सेल्स हैं जिनके अंदर टॉक्सिन बहुत ज़्यादा जम गया है और हमारा पानी वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा, उनको फ्लश आउट नहीं कर पा रहा, क्लीन नहीं कर पा रहा, डिटॉक्स नहीं कर पा रहा, तो वहाँ पे वो सेल्स डेड सेल हो जाती हैं। डेड सेल एक चेन रिएक्शन से आसपास की सेल्स को और डेड सेल बनाती हैं, और जो डेड सेल का जो गुच्छा होता है इसी को ट्यूमर बोला जाता है, इसी को कैंसर बोला जाता है। कि वहाँ पे जहाँ पे ओवर एसिडिक एनवायरनमेंट हो गया है, जहाँ टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा हो गई है और जहाँ ऑक्सीजन नहीं है, मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन है, तो वहीं उसी को कैंसर सेल्स कहा जाता है। तो ये डॉक्टर पीटर आग्रे ने बताया था, इनको 2003 में केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज मिला था। अभी मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखाने जा रहा हूँ। इस एक्सपेरिमेंट में आपको पता चलेगा कि जो कैंगन वाटर है, जो बहुत ही मिराकुलस वाटर है, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ही पतले होते हैं, बहुत ही माइक्रो स्ट्रक्चर्ड होता है। तो इस बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट में दिखा रहा हूँ। जो हम ग्रीन टी ली है मैंने, हम ग्रीन टी जब घर में बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम पानी को गुनगुना करते हैं, पानी को हम गर्म करते हैं। तो ये मेरे पास नॉर्मल ठंडा पानी है, इसमें हम ग्रीन टी को बना के देखेंगे कि क्या ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट हो पा रही है नॉर्मल ठंडे पानी में। तो ये मैंने ग्रीन टी का बैग लिया, ये मैंने नॉर्मल पानी, हम इसके अंदर ये ग्रीन टी को एक्सट्रैक्ट करके देखते हैं। तो ये थोड़ी बहुत ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट हो पा रही है, थोड़ी बहुत ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट हो पा रही है इसके अंदर। अभी मैं इसी टी बैग को दूसरे में लेता हूँ। यहाँ पे मैंने ये कैंगन वाटर लिया और कैंगन वाटर के अंदर मैं ये आप देखिए, ये लगभग पूरी ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट होके आ गई है। पूरा जो टी बैग में से जितनी भी ग्रीन टी थी ये पूरी एक्सट्रैक्ट होके आ गई है। असल में नॉर्मल वाटर में ये ऐसा हुआ था। ये हुआ क्या है, अब मैं आपको बहुत सिंपल भाषा में समझाता हूं। ये जो टी बैग है ना, इसको हमारा शरीर समझिए। अब जब ये वाला पानी जो हम नॉर्मल रेगुलर पानी हम पी रहे हैं, ये जब हमारे अंदर शरीर में गया तो ये बहुत टी बैग के अंदर से बहुत ही कम टी को एक्सट्रैक्ट कर पाया। मतलब ये हमारे जब शरीर में गया तो ये हमारी सेल्स तक नहीं पहुंच पाया। हमारी सेल्स के अंदर जो गंदगी थी, टॉक्सिन्स थी, उसको निकाल के बाहर फ्लश आउट नहीं कर पाया। ये जो कैंगन वाटर है ये इतना माइक्रो स्ट्रक्चर्ड है कि ये अंदर तक गया और जहां जहां टॉक्सिन्स, गंदगी सब कुछ जमा थी, वो उसको निकालता हुआ हर सेल्स तक पहुंचा। सारी सेल्स को इसने ऑक्सीजन दिया और डिटॉक्स करता हुआ हमारे पूरे शरीर के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स थे उसको यूरिनेशन से सबको फिर बाहर कर दिया। तो असल में होता यही है कि हमारे पूर्वज जो है हमको ये बता के गए हैं कि आप सुबह उठ के पानी को गुनगुना करके पीजिए। उसका रीजन यही होता है, जब हम पानी को गुनगुना करते हैं तो इसके मॉलिक्यूल्स जो है वो ब्रेक हो जाते हैं, मॉलिक्यूल्स टूट जाते हैं और वो हमारे शरीर में 5% की जगह एटलीस्ट 20 से 25% हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होता है। अब जनरली समर्स में आप लोगों ने ये फील किया होगा कि हम लोग क्या पानी पी लेते हैं, हमारा पेट भर जाता है लेकिन हमारी प्यास नहीं बुझती। उसका यही रीजन होता है कि जो हमारा पानी है वो बहुत ही अनस्ट्रक्चर्ड है, बहुत मोटा पानी होता है। हम उसको पीते हैं, वो सीधा पेट में जाके गिरता है, हम ब्लोटेड फील करते हैं और यूरिनेशन से बाहर हो जाता है। असल में जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो कॉन्स्टेंटली पानी की डिमांड कर रहे होते हैं, वो पानी कॉन्स्टेंटली मांग रहे होते हैं, लेकिन हमारा पानी वहां तक नहीं पहुंच पा रहा होता। जब पानी वहां तक नहीं पहुंच पाता तो वो सीधा पेट, तो वो उसी को डिहाइड्रेशन का स्ट्रेस बोला गया है। नॉर्मल घानी का तिल का तेल है, ये मैं थोड़ा सा तेल मैंने इसमें लिया और ये थोड़ा सा तेल मैं इसमें लिया। अभी मैं क्या करता हूँ, इस वाले के अंदर ये मैंने नॉर्मल अपना जो नॉर्मल वाटर है इसको डाला है। तो ये आप यहाँ देखेंगे तेल कभी पानी के साथ में मिक्स नहीं होता, तेल ऊपर तैरने लग गया, पानी नीचे रह गया। यही जो कैंगन वाटर है इसमें मैं डाला तो आप ये देखिए इसने पूरा इसको ब्रेक कर दिया।
ये पूरे ऑयल को इसने ब्रेक कर दिया। इसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ ऑयल। असल में किया क्या, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं कैंगन वाटर के, ये ऑलरेडी इतने पतले हैं कि इसने तेल को ब्रेक कर दिया। तेल को तो होता क्या है, जब हमारे शरीर में ये अंदर जाता है तो जहाँ जहाँ टॉक्सिन्स और गंदगी जमा है इन द फॉर्म ऑफ ऑयल या इन द फॉर्म ऑफ फैट, तो उसको ये वहाँ से जाके एक्सक्रीट करके ब्रेक करके उसको हमारे शरीर से बाहर कर देता है। तो हमारे इंटरनल जो वेन्स हैं, जो अंदर ब्लड फ्लो है, वो बहुत ही अच्छा बना रहता है और हमारे अंदर शरीर के अंदर जहाँ जहाँ तेल गंदगी जमा है उसको फ्लश आउट करके यूरिनेशन से बाहर कर देता है।